हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करें कक्षा 10 की फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, अर्थात प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोगों को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं। तो समझेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश से हम लोग भली भांति परिचित हैं। प्रकाश के बिना हम लोग वस्तुओं को नहीं देख सकते। जिस जगह पे प्रकाश होता है वहाँ पर हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस जगह पे, जिस स्थान पे प्रकाश नहीं होता है तो वहाँ पर हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। जैसे अगर एक अंधेरे कमरे में हम लोग जाएं तो वहाँ पर हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। हम वहाँ पर किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी इसको अगर हम लोग परिभाषित करें, इसको हम लोग लिखें तो यहाँ पर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम बिना प्रकाश के हम लोग वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बिना प्रकाश के हम लोग वस्तुओं को देख नहीं सकते। तो इसको हम लिख लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये हो गई प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश हमको किन किन चीजों से प्राप्त होता है, किन किन वस्तुओं से प्राप्त होता है। तो प्रकाश हमें जिन वस्तुओं से प्राप्त होता है हम उनको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उनको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जिन वस्तुओं से हमको प्रकाश प्राप्त हो तो उन सभी वस्तुओं को प्रकाश स्रोत बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यानी जिन वस्तुओं से हमको प्रकाश प्राप्त हो तो उन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो उसमें सूर्य आता है, तारे आते हैं, मोमबत्ती आती है, टॉर्च आती है, ट्यूबलाइट आती है, विद्युत बल्ब आते हैं। यानी जितनी भी ये सारी चीजें होती हैं सब क्या है? प्रकाश स्रोत हैं, क्योंकि इन सभी से हमको प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसकी भी परिभाषा हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं कि प्रकाश स्रोत वह सभी वस्तुएं जिनमें प्रकाश होता है, प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। तो जिन वस्तुओं में प्रकाश होता है या जिन वस्तुओं से हमको प्रकाश प्राप्त होता है वह वस्तुएं हमको प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। जैसे हम लोग लिख लेते हैं
एग्जाम्पल के रूप में जैसे सूर्य, तारे, ठीक, ये सब जो है प्राकृतिक स्रोत हैं। कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं। जबकि वहीं पे जो है विद्युत बल्ब, क्या? विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सब कृत्रिम स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं? कृत्रिम, क्योंकि इनको मानव ने बनाया है, तो ये सब कृत्रिम स्रोत हैं। ठीक है, तो इन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत वस्तुओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। प्रकाश स्रोत वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दीप्त वस्तुएं, दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। पहला दीप्त वस्तुएं, दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। तो इस प्रकार से ये प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दीप्त वस्तुएं, दूसरा क्या है? अदीप्त वस्तुएं। अब हम ये जानेंगे कि दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो दीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अर्थात जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। दीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे ऐसी कौन सी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है? तो स्वयं का प्रकाश यानी जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया। तो इनमें इनका मतलब स्वयं का प्रकाश होता है, ये मतलब प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। तो इन सभी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जबकि वहां पे अदीप्त वस्तुएं जो होती हैं वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता या ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। ये दीप्त वस्तुओं के प्रकाश आपतित होने पे दिखाई देती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोला जाता है? अदीप्त वस्तुएं। तो इसको अगर हम लोग बोले परिभाषा के रूप में तो ये कहा जाएगा कि ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गई, ठीक है, इस तरीके से मतलब बहुत सारी वस्तुएं हैं, दीवार हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी वस्तुएं हो गई जो मतलब ये स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन। और इसमें तो चंद्रमा भी आता है। क्या? चंद्रमा, यानी चंद्रमा जो होता है वो भी एक अदीप्त वस्तु है। इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जो हम लोगों को दिखाई देता है चंद्रमा के द्वारा प्रकाश, तो वो क्या होता है कि वो स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है, तो वो हम लोग जो है तो उस प्रकाश को देख सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। तो ये हो गया अदीप्त वस्तुएं। तो इसकी भी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। दीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं
जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है या जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है, या जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लिख लेते हैं हम लोग, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, टॉर्च आदि। अर्थात ये सभी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं होती हैं। उसके बाद लिखते हैं अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया अदीप्त वस्तुएं। इसमें भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा आदि। ये सभी वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तुएं हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाश स्रोत के दो भाग। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, यानी प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो प्रकाश होता है तो उसका जो पहला गुण होता है, यानी अगर हम इसके प्रकाश के गुण के बारे में बात करें तो प्रकाश का जो पहला गुण होता है, तो प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है। कैसे गमन करता है, कैसे गति करता है? सरल रेखा में। सरल अगर रेखा की बात करी जाए तो एकदम सीधी रेखा में जो प्रकाश होता है वो एकदम सीधी रेखा में गति करता है। तो ये हो गया प्रकाश का पहला गुण, यानी प्रकाश जो होता है वो सदैव कैसी रेखा में गति करता है? सीधी रेखा में गति करता है, ना कि कोई दूसरी गति जैसे वृत्तीय गति हो गया, वक्र रेखीय गति हो गया, यानी ऐसी गति नहीं करता, बल्कि वो सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला गुण प्रकाश का। दूसरा गुण ये होता है कि जो प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
यानी पहला गुण ये है कि प्रकाश जो होता है वो एकदम सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा गुण ये होता है कि जो प्रकाश की चाल होती है, क्या, जो प्रकाश की चाल होती है, जो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कहाँ पे, निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ पे वायु ना हो। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा गुण अगर देखा जाए, यानी ये पहला गुण हो गया कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक। और तीसरा गुण जो होता है, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए, गमन का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो यानी प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ध्वनि है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, और माध्यम क्या है, वायु। यानी अगर हम यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं, वॉइस रिकॉर्ड हो रही, तो इसका मतलब बीच में जो माध्यम है वो वायु है। तो वायु के द्वारा क्या होता है, ध्वनि का संचरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो प्रकाश होता है उसके लिए ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। यानी प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तो अगर हम अगले लक्षण, यानी अगर चौथे लक्षण की बात करें भाई, चौथे लक्षण की अगर हम लोग बात करें, तो प्रकाश का जो चौथा लक्षण होता है कि जो दृश्य प्रकाश होता है तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, क्या, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य पढ़ा होगा। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि जब तरंग चलती है तो उसमें जो कण होते हैं, तो उन कणों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो यानी जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, यानी दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश का चौथा गुण। पांचवा गुण ये होता है कि जब प्रकाश जो है एक मतलब पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराता है। बात समझ में आ रही है, यानी प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के चिकने यानी पॉलिश किए हुए, कलई किए हुए पृष्ठ से टकराता है तो क्या होता है कि उसका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब होता है कि अगर उस वस्तु से टकराएगा, उस चिकने पृष्ठ से टकराएगा, तो टकराने के बाद प्रकाश की जो किरण होती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये होता है प्रकाश का अगला गुण, यानी जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो उसका परावर्तन होता है। तो ये हो गया प्रकाश का अगला गुण। उसके बाद अगर प्रकाश जो है किसी एक माध्यम से चलकर, यानी एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे एक पारदर्शी माध्यम का मतलब एक वायु हो गया, दूसरा पारदर्शी माध्यम जैसे जल हो गया, तो अगर वायु से जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो ये हो गया प्रकाश के गुण। तो ये मतलब इतने हो गए प्रकाश के गुण। इसको थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा।
पहला गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। दूसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक। तीसरा गुण होता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक। चौथा गुण हमने बताया कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक। अगला गुण होता है प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराने पर इसका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। ठीक। छठा गुण होता है प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक। तो ये सब हो गए प्रकाश के गुण, यानी इतने प्रकाश के गुण होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम, यानी किन किन वस्तुओं से होकर प्रकाश गुजर सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, यानी किन किन वस्तुओं से प्रकाश गुजर सकता है। तो ऐसा माध्यम, यहाँ पे बोलेंगे ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजर सकता है या गुजर जाता है, तो उन माध्यमों को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम। जिन माध्यम से होकर या जिन वस्तुओं से, ऐसा भी बोल सकते हैं, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश गुजरता है या गुजर सकता है, उन वस्तुओं को या उन माध्यम को हम लोग प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। शायद बात समझ में आ गई होगी। तो प्रकाशिक माध्यम जो होता है
वो प्रकाशिक माध्यम को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। क्या होता है? पारदर्शक माध्यम। यानी प्रकाशिक माध्यम को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। क्या हो सकता है? अपारदर्शक माध्यम। तीसरा होता है पारभाषक माध्यम। कौन सा? तीसरा होता है पारभाषक माध्यम। तो इस अब सबसे पहले जानेंगे कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है। तो पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार जा सकता है। यानी जो पारदर्शक माध्यम होता है, इसको हम पिछली कक्षाओं में मतलब पारदर्शक को हम लोग पारदर्शी वस्तु के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यानी पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गुजर सकता है। यानी अगर कोई वस्तु पारदर्शक माध्यम रखी है, पारदर्शक वस्तु रखी है, तो प्रकाश जो होगा वो आर पार गुजर सकता है। यानी उस वस्तु की दूसरी ओर वस्तु क्या रखी है वो बड़ी आराम से हमको दिखाई देती है। तो जिस ऐसी वस्तु या ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर सकता है, ऐसे माध्यम को पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है कांच। क्या होता है? कांच। यानी अगर कांच लगा हो तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, नहीं दूसरी ओर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। तो जो कांच होता है वो पारदर्शक माध्यम होता है। इसी प्रकार से जो स्वच्छ वायु होती है, क्या स्वच्छ वायु की हम बात कर रहे हैं, तो जो स्वच्छ वायु होती है वो कौन सा माध्यम है? पारदर्शक माध्यम। अगर स्वच्छ वायु नहीं होती, अगर धूल युक्त वायु होती या गंदी वायु होती, तो ऐसी स्थिति में शायद हम आपको नहीं देख पाते, आप हमको नहीं देख पाते। ठीक है, तो यानी जो स्वच्छ वायु होती है वो पारदर्शक माध्यम होता है। स्वच्छ जल, कैसा जल? स्वच्छ जल। यानी जो स्वच्छ जल होता है वो भी पारदर्शक माध्यम होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पारभाषक माध्यम। कैसा माध्यम? पारभाषक माध्यम। यानी ऐसा माध्यम, यानी पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं? तो ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार जा सकता है। यानी अधिकांश नहीं, कुछ ही भाग आर पार जा सकता है। तो ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम। सर इसका एग्जाम्पल बताइए। तो इसका एग्जाम्पल ये होता है जैसे तेल में भीगा हुआ कागज। क्या? तेल में भीगा हुआ कागज। यानी जो अगर कोई कागज है, अगर वो तेल में भीगा हुआ है तो वो आपका कैसा माध्यम कहलाएगा? वो आपका पारभाषक हो जाएगा। कैसा माध्यम हो जाएगा? पारभाषक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे प्रकाश जो होगा वो पूरी तरीके से, यानी प्रकाश का पूरा भाग नहीं आर पार हो सकता, कुछ ही भाग आर पार जा सकता है। जैसे अगर हम लोग तेल में भीगा हुआ अगर हम लोग कागज ले लें और उसको हम लोग किसी मतलब लाइट, विद्युत बल्ब या कोई भी माध्यम हो उसके सामने हम लोग अगर रखें तो उधर से हम लोगों को हल्का हल्का प्रकाश हमको दिखाई देगा कि मतलब जो है कोई वस्तु उधर रखी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कौन सी वस्तु है। तो इस प्रकार से जो तेल में भीगा हुआ कागज होता है वो आपका पारभाषक होता है। इसी प्रकार से गंदला जल, कैसा जल? गंदा जल, यानी मिट्टी युक्त जल जो होता है, गंदला जल जिसको बोलते हैं, वो आपका कैसा जल, कैसा माध्यम होता है? पारभाषक माध्यम होता है। धूल युक्त वायु, जो आंधी आती है, धूल वाली वायु होती है, वो कैसा माध्यम होता है? वो आपका पारभाषक माध्यम होता है। यानी हमको पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता लेकिन दिखाई देता है। यानी जब पूरी तरीके से ना दिखाई दे, स्पष्ट ना दिखाई दे, तो वो कैसा माध्यम होता है? पारभाषक माध्यम होता है। लेकिन अगर हम अपारदर्शक माध्यम की बात करें तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भी भाग, कुछ भी का मतलब कुछ भी भाग आर पार गुजर ना सके, तो ऐसे माध्यम को क्या बोलेंगे? अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। तो इसको हम फट से लिख लेते हैं। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ऐसा माध्यम
जिससे होकर प्रकाश गुजरता हो। क्या हो? गुजरता हो या गुजर सकता हो, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया प्रकाशिक माध्यम। अब यहाँ पे प्रकाशिक माध्यम को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर, कौन सी क्षमता के आधार पर? प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर गमन क्षमता के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शक माध्यम। क्या? पारदर्शक माध्यम। दूसरा पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम। तीसरा अपारदर्शक माध्यम। सबसे पहले हम लिखेंगे पारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार जा सकता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। क्या? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक, जैसे हो गया शीशा। क्या हो गया? शीशा। स्वच्छ वायु। क्या? स्वच्छ वायु। स्वच्छ जल। ठीक, ये कैसे माध्यम है? पारदर्शक माध्यम है। इनसे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार जा सकता है। दूसरा माध्यम क्या होता है? पारभासक। पारभासक माध्यम।
ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का आंशिक मतलब थोड़ा, आंशिक भाग ही आर पार जा सकता है, जा सकता है पारभाषक माध्यम कहलाता है। ठीक, इसका उदाहरण क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है? इसका उदाहरण होता है तेल में भीगा कागज, गंदा जल, धूल युक्त वायु, घिसा शीशा, घिसा हुआ शीशा देखा है? घिसा हुआ शीशा जो होता है उसके आर पार नहीं दिखाई देता है, वो एकदम घिसा हुआ होता है, यानी पूरी तरीके से स्पष्ट दूसरी तरफ नहीं दिखाई देता है। तो कैसा माध्यम होता है? पारभाषक माध्यम होता है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग तीसरा, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भी भाग नहीं गुजर सकता, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया पारदर्शक माध्यम। इसका उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग। जैसे दीवार, मेज आदि जितनी भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं वो सब कैसे हैं? अपारदर्शक माध्यम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।